हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सिंथेसिस में आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में आपको इससे पहले पार्टिसिपल के पार्ट्स हमने पढ़ाए, जिनका वीडियो मैंने दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया। पहले पार्ट में था पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल का पार्ट और दूसरे में था पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का पार्ट। और उसके बाद आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया, यूजिंग इन्फिनेटिव की सिंथेसिस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से बनाया जाता है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर आते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा बताना चाहते हैं आप सभी को कि आपके स्क्रीन पर हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, इंग्लिश हिंदी स्टडी हब 7432। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ये देखिए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ग्रामर के, हिंदी के, अनिवार्य संस्कृत के, अंग्रेजी के लेसन, संपूर्ण हिंदी व्याख्या के साथ क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें ऑल स्टडी मटेरियल 9 से लेकर के 12 तक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो आइए समय न नष्ट करते हुए आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं। सर्वप्रथम इस बात पर ध्यान देते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। वह कर्ता जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है या पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है, अर्थात किस कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उस कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ग पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह ना तो किसी फिनाइट वर्ब का कर्ता होता है, और ना ही किसी कर्म का। ये बात आपको याद रखनी है कि जहां दो अलग अलग कर्ता हो, वहां पर आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल का पालन करना है। बढ़ते हैं सेकंड पर, देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का कर्ता एक ना होकर अलग अलग हो। जब कर्ता दोनों ही वाक्यों में अलग हो, डिफरेंट कर्ता हो, तब हम प्रयोग करते हैं उस दशा में सिंथेसिस बनाते समय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तथा उन वाक्यों के वर्ग से ऐसा प्रतीत होता हो जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं, उनके बीच एक प्रकार का कारण और उसके परिणाम का संबंध हो। सिंथेसिस बनाते समय जो कार्य पहले हुआ हो, उसे पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है। आइए इसे 3 नियमों से बनाते हैं। नियम को समझना प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट रूल के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट रूल कहता है, जब वाक्य में क्रियाएं इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में न किया गया हो, तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग कब होता है? जब इसके साथ आईएनजी फॉर्म में या आईएनजी फॉर्म में जब कोई पार्टिसिपल के रूप में वर्ब लगी होती है। जैसे कंटीन्यूअस में आप चले जाइए, कंटीन्यूअस में इनका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। लेकिन जब इनका प्रयोग इनके बाद कोई कंप्लीमेंट हो, कहने का अर्थ कंप्लीमेंट, जैसे एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, नाउन कंप्लीमेंट, इस तरह का कंप्लीमेंट दिया गया है, तब हम उसके बाद बीइंग लगा करके इसको बना लेंगे। आइए इधर बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जांपल में। द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित था। द बॉयज डिड नॉट वर्क, बच्चों ने कार्य नहीं किया। किस प्रकार बनाएंगे? एब्सेंट कंप्लीमेंट है, एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट है। इस प्रकार जब कंप्लीमेंट वाज के साथ कंप्लीमेंट होगा, तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर ये सहायक क्रिया के रूप में है, ये इज, एम, आर, वाज, वर, तब ये इसे रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। आगे वीडियो में पढ़ाएंगे कि उस पर कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द टीचर वाज एब्सेंट कंप्लीमेंट के रूप में एब्सेंट है। द बॉय डिड नॉट वर्क। द टीचर बीइंग, वाज को बदल देंगे बीइंग। पार्टिसिपल का पार्ट जब मैंने पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने ये बात बताई थी कि वाज को बीइंग में क्यों बदला जाता है, क्योंकि इज, एम, वाज, इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ आईएनजी नहीं जोड़ा जा सकता है ना। ये बताया था कि आईएनजी इनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसका सिमिलर अर्थ देता है बी। क्या देता है? बी इसका सिमिलर अर्थ देता है।
इसलिए बी में आईएनजी जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसके स्थान पर बी का प्रयोग करके उसमें आईएनजी जोड़ लेते हैं। बी, द टीचर बीइंग एब्सेंट द बॉयज डिड नॉट वर्क। अच्छा, ये कामा लगाना मत भूलिएगा, ये रूल के अंतर्गत आता है। अगर ये कामा आप लगाएंगे नहीं तो ये वाक्य आपका गलत समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस आप जानते हैं, कृत प्रधान वाक्य हो, कर्ता को जिसमें प्रधानता दी गई हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें कर्म को प्रधानता दी गई हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो जो भी वाक्य कर्ता प्रधान हो उसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल में देखते हैं। द पुलिस अराइव्ड द डकैट्स रन अवे। पुलिस आई, डकैत भाग गए। द पुलिस हैविंग अराइव्ड। अब यहाँ पर कर्ता प्रधान है, आने का जो कार्य है वो पुलिस के द्वारा किया गया। पुलिस क्या है? कर्ता है। पुलिस क्या है? कर्ता। और अराइव कार्य है, तो यहाँ पर कर्ता प्रधान वाक्य है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य का अर्थ होता है कर्ता प्रधान वाक्य। तो आगे बढ़ते हैं, द पुलिस अराइव्ड द डकैट्स रन अवे। इसको किस प्रकार बनाएंगे? सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, फिर हैविंग लगा लेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड इसमें पहले से है, ऐसे जोड़ देंगे। कॉमे का प्रयोग मैंने बताया है, अवश्य करना है, वरना नियमता गलत माना जाएगा वाक्य। फिर द डकैट्स रन अवे ऐसे लिख देंगे। थर्ड रूल के तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल कहता है पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस होता है कर्ता प्रधान वाक्य और पैसिव वॉइस होता है कर्म प्रधान वाक्य। तो जब कर्म प्रधान वाक्य मिलेगा तो उसके साथ हैविंग के साथ बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? बीइंग जोड़ देंगे। एग्जांपल में समझते हैं, द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लैड। तो वाज किल्ड, कैप्टन मार दिया गया था, अर्थात कैप्टन ने कार्य नहीं किया था, मारने का कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया गया जो ऑब्जेक्ट में है। समझ गए बात? तो ये क्या है? कर्म प्रधान वाक्य है। इस प्रकार द आर्मी फ्लैड, सेना भाग गई, तो इसके साथ क्या करेंगे? हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बीन का। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लैड। ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पूर्ण हुआ। इसके आगे अब आपको नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ाएंगे वो यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन। अगले दिन उसका वीडियो आएगा, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो ऐसे ही आपको ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड मिलते रहेंगे। थैंक यू।